तो फॉरगेट टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है सिचुएशन देखा जाए तो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, मगर मैं इस सिचुएशन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी टकले मोंग को एक पोस्टर दिखाता और बोलता है क्या तुमने इसे देखा है। तभी देखते ये वुफेन का ड्राइंग रहता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा घटिया रहता है। तभी जो टकला मोंग रहता है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि सीनियर ये किस मॉन्स्टर का आपने ड्राइंग बनाया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी ड्राइंग इतनी ज्यादा खराब है, वैसे मैं बता दूं ये मेरा भाई है। और जो टकला मोंग रहता है वो भी हंसते हुए बोलते है कि आई एम सॉरी सीनियर, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और सीनियर आप चिंता मत करो क्योंकि यहाँ पर मेरे ढेर सारे कॉन्टैक्ट है, मैं आपकी मदद करूंगा आपके छोटे भाई को ढूंढने में। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इस जगह का नाम है यांग युआन और तुमने बोला कि यहाँ पर तुम्हारे ढेर सारे कॉन्टैक्ट है और तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे छोटे भाई को ढूंढने में। और जो टकला मोंग रहता है वो बोलता है कि सीनियर क्या आपको इस जगह के बारे में नहीं पता था। तभी जो उसके साथ जो दूसरा बूढ़ा रहता है वो बोलता है तो फिर आप अंदर कैसे आए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई, मैं उस स्पिरिचुअल एनर्जी का पीछे करते हुए यहाँ पर आ गया। और टकला मोंग भी बोलते है कि ओ अब मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ रेल में कोई घुसपैठिया घुस आया मगर वो आप थे। और जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि जैसे कि मैंने बोला था ये दुनिया एकदम मॉडल दुनिया, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो खत्म हो चुकी है। और देखा जाए जो हमारा ये एरिया है वो एरिया बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारे इंसेक्टर ने मिलकर जो ड्रैगन वेन है उसकी मदद से ये एरिया को बनाया था जहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है यहाँ पर। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ड्रैगन वेन, और बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा रेल ड्रैगन वेन की मदद से बना हुआ है और जहाँ पर हम खड़े हैं ये ड्रैगन वेन है उसके नीचे। और बुढ़ा बोलता है क्योंकि इस जगह को लेकर हजारों साल से फाइट चलती हुई आ रही है, जो हम जैसे जो 1000 साल के जो कल्टीवेटर वो भी यहाँ पर रहते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में वो एकदम नॉर्मल लगेंगे मगर जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो अपने असली रूप में आ जाएंगे, यानी वो एक कल्टीवेटर दिखेंगे। और जो कुछ कल्टीवेटर है तो वो बाहर की दुनिया में जाते हैं और बाहर की दुनिया के तौर तरीके सीखते हैं और फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जो सन गॉड उसे बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है वो पक्का यहीं पर आया होगा क्योंकि इससे अच्छी जगह उसे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली अपने आप को रिकवर करने की। और हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़े से बोलता है क्या यहाँ पर कोई मेडिकल या क्लिनिक है क्योंकि मेरे भाई को बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसे पक्का यहाँ पर इलाज कराने के लिए ले आया गया होगा। और जो टकला मोंग रहता है वो बोलता है कि हमारे एरिया दिखने में बहुत ज्यादा छोटा है मगर यहाँ पर सब कुछ है, बाजू में एक क्लिनिक है। और हमारा मेन कैरेक्टर बाकी बंदे भी क्लिनिक के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक बंदा रहता है वो चिल्लाता है कि मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज मेरे हाथ का इलाज कर दीजिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी टकले मोंग से बोलता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तभी जो टकला मोंग रहता है वो बोलता है क्योंकि यहाँ पर एक लौती क्लिनिक है जिसकी वजह से यहाँ पर ढेर सारे बंदे इलाज कराने के लिए आते हैं। और पहली बात ये है कि जो कल्टीवेटर ने थोड़ी बहुत चोट लगी रहेगी तो वो बाहर की दुनिया में जाकर उसका इलाज करा सकते हैं, मगर उनको इंटरनल चोट लग जाएगी तो उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं करा पाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। और दूसरी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर है क्योंकि वो भी बाहर की दुनिया में जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए और जैसे इलाज कराएंगे वैसे वो अपने असली रूप में आ जाएंगे, जो इंसान है वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे। तो भी वहाँ पर एक बूढ़ा बाहर निकलता है जो कि डॉक्टर है, तो वो बोलता है कि चिल्लाना बंद करो, वैसे भी यहाँ पर ढेर सारी लाइन लगी हुई है तो लाइन को फॉलो करो फिर उसके बाद ही जाकर तुम उससे मिल पाओगे। और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि कोई भी यहाँ पर आवाज या कोई भी हल्ला करे तुम उसके मुंह में एक पिल देना जिससे उसकी जो आवाज है वो गायब हो जाएगी, वो कभी भी नहीं बोल पाएगा और हल्ला भी नहीं कर पाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बुढ़ा डॉक्टर दिखने में तो बहुत ज्यादा गुस्सेल लग रहा है। और हमारा वाला बुढ़ा भी बोलता है ये दिखने में भले ही गुस्सेल लग रहे मगर ये दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि डॉक्टर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी देखते जो डॉक्टर रहता है यानी जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि अच्छा लगता है तुम्हें आंखों को कोई प्रॉब्लम है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मेरे को कोई भी आंखों को प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो एकदम चकाचक दिखाई दे रहा है। तभी जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि अच्छा मुझे लगा कि तुम अंधे हो क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ। और हमारा वाला बुढ़ा बोलता है कि डॉक्टर जी इतना ज्यादा बुरा मत मानिए क्योंकि ये हजारों सालों तक सर्कुलेशन में थे जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी नहीं पता है। और जो बुढ़ा डॉक्टर रहता है वो बोलता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ये 1000 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो क्योंकि ये सब मेरे लिए एक ही बराबर है। और जो टकला मोंग रहता है वो बोलता है कि बुढ़े तेरे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी टकले मोंग को रोक लेता और बोलता है कि नहीं डॉक्टर सही है, मैंने कुछ ज्यादा ही उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तभी मैं पर्दे के पीछे की ओर दिखाया जाता जहाँ पर एक गिलहरी वाली मॉन्स्टर रहती है जो कि प्रेग्नेंट रहती है, वो भी बोलती है कि मेरे पति देव मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बचने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ लगता है। जहाँ पर जो उसका पति रहता है वो बोलता है कि मेरी प्यारी बीबी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये गिलहरी तो वही वाली गिलहरी जिसे मैंने टकराया था और ये गिलहरी इसीलिए इतना जल्दी था क्योंकि इसकी बीबी प्रेग्नेंट है, ये इसकी बीबी बच्चे देने वाली है। और वहाँ पर बुढ़ा भी आता और बोलता है जो बच्चे की माँ वो बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कल एक बंदा आया था जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, उसने सारे स्पिरिट स्टोन को यूज करके अपने आप को रिकवर कर लिया था। अब मेरे पास बिल्कुल भी स्पिरिट स्टोन नहीं बचे हुए हैं। और जो गिलहरी का पति रहता है वो बोलता है कि मेरे शॉप में एक हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है, रुकिए मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। तो भी जो डॉक्टर रहता है वो बोलता है कितने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और डॉक्टर भी बाहर आता और बोलता है क्या किसी के पास हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है। और जो गिलहरी का पति रहता है वो बोलता है कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी के पास हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन हो तो प्लीज हमारी मदद कर दो क्योंकि मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता हूँ और फ्यूचर में चल के मैं उसका 2 गुना तुम्हें लौटा दूंगा। तभी वहाँ पर ढेर सारे बंदे रहते, तभी उनमें से एक जो बंदा रहता है वो बोलता है जो हाई ग्रेड का जो स्पिरिट स्टोन है वो बहुत ज्यादा रेयर है। और दूसरा बंदा भी बोलता है कि वो मेरे पास होता तो मैं यहाँ पर क्यों इलाज कराने
कराने के लिए आता और जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो स्पिरिचुअल स्टोन रहता उसे भी निकाल लेता और बोलता है क्या ये काम करेगा। और जो बाकी ऑडियंस रहती वो भी एकदम शॉक हो जाती और बोलती है कि ये स्पिरिचुअल स्टोन कितना ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर होगी वो कितना ज्यादा हाई लेवल की होगी। और जो बुढ़ा रहता हमारा वाला वो भी बोलता है कि सीनियर एक बार आपको फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो ये स्पिरिचुअल स्टोन है वो 100 साल में सिर्फ एक बार बनता और ये बहुत ज्यादा रेयर है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इससे किसी की जान बचती है तो मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये चाहे हाई लेवल की स्पिरिचुअल स्टोन क्यों ना हो। और जो टकला मॉन्क रहता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता और बोलता है कि सीनियर जैसे कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट की थी, आप तो बहुत ज्यादा काइंड नेचर की हो, अब बहुत ज्यादा दयालु हो। और जो बुढ़ा रहता है वो भी स्पिरिचुअल स्टोन को ले लेता और जाता है और बच्चों को भी बचा लेता और प्लस उसकी माँ को भी बचा लेता है। और जो हमारा वाला बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि बधाई हो, माँ और बच्चे दोनों बच चुके हैं। और जो टकला मॉन्क है वो बोलता है मैं देख सकता हूँ ये बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एक काम नहीं करते, इसे मेरा डिसाइपल बना दो, मैं इसे लेकर जाऊंगा पहाड़ों में, माउंटेन में और इसे बहुत ज्यादा ज्ञान दूंगा और ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड बन जाएगा। और जो गिलहरी का पति रहता है वो बोलता है कि चल भी बुढ़े मॉन्क, मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी तेरे साथ नहीं भेजूंगा और वैसे भी मेरा बच्चा मेरे जैसा बिजनेसमैन बनेगा, ना कि तेरे जैसा कोई बुढ़ा मॉन्क। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे बुढ़े जी आपने तो दोनों को बचा लिया। तभी देखते हैं जो बुढ़ा डॉक्टर है तो वो बोलता है कि मुझे मक्खा लगाना बंद करो और बोलता है कि मैं चाहे कितना अच्छा क्यों डॉक्टर क्यों ना हो, तुम्हारा जो स्पिरिट स्टोन हो वो ना होता तो मैं इन दोनों की जान बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। मैं तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि तुम कैसे हो, मगर तुम दिल की बहुत ज्यादा अच्छे हो। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे कुछ जानना चाहते, ठीक है तुम मुझसे पूछ लो, तुम्हें क्या पूछना है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी वो फैन का पोस्टर दिखाते हुए बोलता है कि आपने इसे देखा है। और जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि मैं हजारों सालों से इलाज करते हुए आ रहा हूँ और सभी बंदों को मैंने इलाज किया, मगर मैंने ऐसा मॉन्स्टर कभी भी नहीं देखा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ वैसे भी आपने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा, ये पक्का एक मॉन्स्टर ही है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर की जो ड्राइंग रहती है वो बहुत ज्यादा गंदी रहती है। और देखते वहाँ पर गिलहरी भी आती है, वो भी बोलते हैं कि थैंक यू, आपने मेरी और मेरे प्लस बच्चे की भी जान बचा ली है। और उसको पति भी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था और मैं आपसे टकरा गया और गुस्से के मारे मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया। आपने मेरी बीवी और प्लस मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मेरी एक शॉप भी है जहाँ पर हम ढेर सारे आइटम रखते हैं, तो आप कोई भी आइटम उनमें से एक ले सकते हो और आप मेरी तरफ से ये गिफ्ट भी समझ सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है तुम्हें इतनी भी ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और गिलहरी भी बोलती है ये हाई ग्रेड की स्पिरिट स्टोन है जो कि आपने मुझे देकर बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है, तो प्लीज इस एहसान के बदला हमें चुकाना है, तो प्लीज हमारे शॉप में आइए और कोई ना कोई एक आइटम ले लीजिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ तो नोटिस करता है और गिलहरी के हाथों पे देखने लगता है, वहाँ पर एक कंगन रहता है और मन में सोचते हुए बोलता है ये कंगन तो मेरे को जाना पहचाना लग रहा है। उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये तो प्रिंसेस का है। और जो पति रहता है वो बोलता है कि अरे यार तुम कर क्या रहे हो। और जहाँ पर हमारा वाला बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि अरे सीनियर आप कर क्या रहे हो, वो एक शादीशुदा औरत है और उसका प्लस एक बच्चा भी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे बुढ़े तुम क्या बकवास कर रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिली है। तभी देखते उसका जो पति रहता है वो बोलता है ये कंगन एक लड़की लेकर आई थी जो कि उसने हमें बेच दिया था। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बताओ वो लड़की कैसे दिखती थी और वो कहाँ पर है। और सीन कट होकर आता हमारे तीनों बंदे की ओर, जहाँ पर जो लड़की रहती है वो बोलती है कि अरे यार वैसे भी जल्दी से अपना बियर निकालो, मैं जाती हूँ कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जहाँ पर ली मांग का जो दोस्त रहता है वो बोलता है कि अरे यार अब मैं ज्यादा बियर बिल्कुल भी नहीं पी सकता, मैं ज्यादा बियर पीऊंगा तो मेरे को उल्टी हो जाएगी। जहाँ पर लड़की भी बोलती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम एक बस एक बियर भी नहीं पी पा रहे हो, ठीक है हम दोनों मिलकर पियेंगे। और ली मांग भी बोलता है कि आई एम सॉरी यार, मैं अभी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बैठ के बियर नहीं पी सकता क्योंकि मेरे भी थोड़े बहुत काम है। और जो लड़की रहती है वो भी शर्माते हुए बोलती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर है और तुम उससे मिलने के लिए जा रही हो। तभी जो ली मांग रहता है वो बोलता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और लड़की भी बोलती है कि ठीक है तो फिर हम दोनों बैठ के वाइन पियेंगे और एंजॉय करेंगे। और ली मांग भी बोलता है कि सच बताऊं तो मेरा एक नॉवल है जो कि आज रात में मेरे को उसे पूरा करना पड़ेगा। तभी लड़की भी बोलती है कि अरे यार ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। और तभी वहाँ पर एक बुढ़े की एंट्री होती है, वो बोलती है कि तुमने मुझे पीने के लिए क्यों नहीं बोला। और लड़की भी बोलती है कि ठीक है। जब ध्यान से देखती है वो एक बुढ़ा रहता है और बुढ़ा भी बोलता है मैं तुम्हारा पड़ोसी बुढ़ा, तुम मुझे ऐसे ही भूल गई, मैं तुम्हारा तो पुराना क्लाइंट हूँ। और बुढ़ा भी आ जाता लड़की के पास और बोलता है मेरे पीठ और कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था मगर तुम मुझे मिल ही नहीं रही थी, चलो फाइनली अब तुम मुझे मिल गई हो, तो चलो मैं तब तक पीता रहूंगा जब तक तुम थक नहीं जाती हो। और लड़की भी बोलती है कि बुढ़ी जी आज जो शॉप है वो बंद है, आज मैं किसी को मालिश नहीं देने वाली हूँ, तुम्हारे दरवाजे में एक क्लाइंट आया जो कि तुम अपने क्लाइंट को ऐसे ही लौटा दोगे, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम नाराज हो कि पिछली बार मैंने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए हैं, तो चलो हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और लड़की भी बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अब दोबारा ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली, मैं ये काम को छोड़कर कोई दूसरी जॉब करूंगी। और बुढ़ा भी उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो, वैसे भी तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगा और ना तुम्हारे पास कोई जमीन है जिससे तुम खेती बाड़ी भी करो, तुम्हारे पास तो यही जॉब है। और बुढ़ा भी बोलता है कि जब तक तुम मुझे खुश करती रहोगी तब तक मैं तुम्हें बड़ी टिप देता रहूंगा। तभी देखते जो लड़की रहती वो बोलती कि प्लीज मेरे पास मत आओ। और हमारा ली मांग भी वहाँ पर एक लकड़ी से अटैक करता और बोलता है साले कुत्ते अपने गंदे हाथ उससे दूर रख। और जो बुढ़ा रहता वो भी चिल्लाता है कि अरे मोरी मैया रे, मेरा हाथ तोड़ डाला, किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई कि जिसने मेरे ऊपर लकड़ी फेंक के मारा। ली मांग भी पूरी एटीट्यूड से बोलता साले कुत्ते, उसने बोल दिया ये काम वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, वो ये जॉब उसने छोड़ दिया है। और जो बुढ़ा रहता वो भी ली मांग के फेस पर अटैक करता जिससे जो ली मांग रहता वो भी जाकर नीचे गिरता है। और बुढ़ा भी बोलता साले लौंडे तू यहाँ पर कहाँ से आया, वैसे भी तू लड़के के सामने
सामने हीरो बन रहा था, साले तेरी सारी हीरोपंती मैंने निकाल दी। और जो बुढ़ा रहता वो भी लड़की का हाथ पकड़ लेता और बोलता कि चल लड़की मेरे साथ। तभी देखिए जो हमारा ली मांग रहा है तो वो बोलता है कि अबे साले बुड्ढे उसे छोड़ दे, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो भी उसके पेट पे अटैक कर देता अपने सर के बल। और जो बुढ़ा रहता वो भी जाकर पीछे गिरता और गुस्सा करते हुए बोलता साले लौंडे इस बार तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जो ली मांग रहे थे वो भी अपने दोस्त को पकड़ लेता और जोरों से वहां पर हिलाने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त को वहीं पर उल्टी आने लगती और जो उल्टी रहती वो जाकर उस बॉस के ऊपर गिरती और बॉस भी चिल्लाता साले तूने मेरे ऊपर उल्टी से अटैक किया। और बोलता है कि अरे यार ये बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ मगर साले एक दिन में तुझे देख लूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी चैन की सांस लेता और बोलता कि फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ। और लड़की भी बोलती तुम्हारे नाक से तो खून निकल रहा है। ली मांग भी बोलता वैसे भी मेरे नाक से तो खून तो निकलता ही रहता, थोड़ा बहुत और भी निकल गया तो इसमें क्या बड़ी बात है। लड़की भी बोलते कि अरे बेवकूफ तुम्हें पता था कि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम उससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे, मगर फिर भी तुमने उससे फाइट किया। ली मांग भी बोलता है कि मैं एक सच्चा मर्द हूँ और किसी लड़कियों को मैं अपने सामने बुली होते हुए बिल्कुल भी नहीं दे सकता, और वैसे भी खास करके वो तुम्हारी जैसी हो। लड़की भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, बोलती है कि मेरे जैसे, और बोलती है कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, मैं तो बहुत ज्यादा बुरी हूँ। और ली मांग भी बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता हूँ कि तुम अपने बारे में इतनी ज्यादा बुरी बातें बोलो, और सच बता दो तुम ऐसी लड़की हो, तुम बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा लॉयल लड़की हो जो कि बाकी लड़कियों से तुम बहुत ज्यादा अलग हो, और तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल। और लड़की भी बोलती है कि यार सच्ची में। और हमारा मेन कैरेक्टर यानी जो ली मांग रहे थे वो बोलता है कि मैं सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी से तुम मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तभी से इनका ठुकराते एक जगह की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रहता और मन में कुछ तो सोच रहा होता, तभी उसे सामने से एक लड़की दिखती है जो कि पीछे से एकदम प्रिंसेस जैसी दिख रही होती है। वो भी बोलता है कि प्रिंसेस, और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि सचमुच ये तुम ही हो। इतना बोल के वो भी उस लड़की के पास चला जाता और देखते वो लड़की एक बुढ़िया रहती है, और बुढ़िया भी बोलते कि अरे यंग मैन क्या तुम मुझे बुला रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम शौक हो जाता है और बोलते कि अरे मोरी मैया ये क्या मैंने देख लिया प्रिंसेस, ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं बहुत ज्यादा लेट आया हूँ, मेरे को पता है कि तुम काफी सालों से मेरा वेट कर रही थी और तुम देखो बूढ़ी भी हो गई, और चिंता मत करो तुम चाहे बूढ़ी भी हो जाओ मगर फिर भी तुम मेरे लिए वही प्रिंसेस हो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। और जो बुढ़िया रहती है वो भी बोलती क्या सच्ची में। तभी देखते हैं जो बुढ़िया रहती है वो बोलती कि ठीक है इसी बात में एक किस हो जाए, और हमारा मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा फट जाती है और वो भी बोलता है कि नहीं किस विश बिल्कुल भी नहीं, और मन में सोचते हुए बोलता है अरे मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरी वही प्रिंसेस है, वो मेरी वजह से यहाँ पर आई है और वो मेरी वजह से बूढ़ी हो चुकी है तो मुझे उसे किस कर लेना चाहिए। और हमारा मेन क्रिएटिव उसे किस करते हुए मन में सोचते हुए बोलता है कि आज जो भी उसकी हालत हुई वो सब मेरी वजह से हुई है। और वहाँ पर कुछ लड़कियां भी आ जाती है और बोलती है कि कौन टर्की है जो कि हमारे यहाँ की बुढ़िया को छेड़ रहा है। और हमारा मेन क्रिएटिव भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि या बुढ़िया, और शौक होते हुए बोलता है क्या तुम प्रिंसेस नहीं हो। और बुढ़िया भी बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कितनी बूढ़ी होने के बाद में मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी जो कि एक लड़का। और उनमें से जो एक लड़की रहती है वो बोलती है ये बुढ़िया लीव है जो कि कई सालों से हमारे सेट में साफ सफाई का काम करती है और इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम हो कौन, मगर तुम यहाँ पर आके हमारे बुढ़िया लीव को तुम छेड़ रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना बोल के वो भी अटैक कर देती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के अटैक को डॉज करते हुए बोलते कम से कम मुझे समझाने का मौका तो दो। और लड़की भी बोलती कि तुझे गधे में बैठा के बाकी सिटी में घुमाऊंगी, उसके बाद तू बाकियों को समझाना। और बुढ़िया भी बोलती कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, लगता है कि तुम्हारे बीच में गलतफहमी हो चुकी है। और वहाँ पर एक लड़की भी आती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसकी ओर देखता है जो कि ये हमारी प्रिंसेस रहती है, और वो भी बोलता है कि मेरी प्रिंसेस तुम्हें देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम अभी भी यंग हो। और प्रिंसेस भी हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और बोलती है कि फाइनली हम मिल गए। और बुढ़िया भी रोती हुई बोलती है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, हर मर्द एक जैसा ही होता है, देखो मेरा 1 मिनट तक भी रोमांस नहीं चल पाया और उसने मुझे छोड़ भी दिया। और जो बाकी लड़की रहती वो भी ये बातें सुन के एकदम शौक रहती, वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि हमें लगा कि वो लड़का इस बुढ़िया को छेड़ रहा था, मगर ये बुढ़िया ही उल्टा उस लड़के को छेड़ रही है। और जो बुढ़िया रहती वो भी वहाँ से जाते हुए बोलती है मेरे जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी मैं जा रही हूँ मरने के लिए। और तभी देखते वहाँ पर जो एक लड़की रहती वो बोलती प्रिंसेस क्या तुम इसे जानती हो। और प्रिंसेस भी बोलती कि मैंने तुम्हें बताया था मैं किसी को ढूंढ रही थी, ये वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। और वहाँ पर वही लड़की आती है और बोलती है कि चाहे कोई भी हो हमारे सेट का रूल बिल्कुल भी कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ऐसा रूल। तभी देखिए जो लड़की रहती है वो बोलती सामने बोर्ड लगा हुआ है, क्या तुम्हें रूल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि अरे यार ये कैसा अजीब सा रूल है। और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है ये रूल तो बहुत ज्यादा बेकार है, इस रूल में तो ये लिखा हुआ है जो लड़के और लड़कियां उनमें भेदभाव किया जाता है, जैसे कि टीचर करते हैं जो कि लड़कों को बहुत ज्यादा कोड़ते हैं और लड़कियों को छोड़ देते हैं। तभी इस लड़के का नाम बताया जाता है जो कि इसका नाम झाओ रहता है। तभी देखते हैं जो प्रिंसेस रहती है वो भी बोलती है कि सीनियर झाओ वैसे भी इस बात को छोड़ भी दो। और सीनियर झाओ भी बोलते कि तुम्हें पता है कि दूसरों से कैसे प्यार से बात करनी चाहिए, और सच बताओ तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे भी ये हमारे मास्टर ने रूल बनाया और इस रूल को मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती हूँ। और प्रिंसेस भी बोलती कि ठीक है मैं मास्टर को ढूंढ के ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी और मास्टर को सब कुछ समझा दूंगी। और सीनियर भी बोलती कहीं तो मास्टर का नाम यूज करके मेरे ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल रही हो कि मैं इसे छोड़ दूं, मगर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मास्टर ने मेरे को यहाँ का इंचार्ज बनाया है, क्योंकि रूल को मैं ही सब देखूंगी तो मैं रूल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाली हूँ। और जो सीनियर रहती वो भी बाकी लड़कियों को ऑर्डर देती और बोलते कि इस लड़के ने हमारे सेट में अटैक करने की कोशिश की है तो इसके टुकड़े टुकड़े करके हम कुत्तों को खिलाएंगे तो
चलो अटैक करो इसके ऊपर। तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते क्या सच्ची में मेरे ऊपर अटैक होगा, और सीनियर भी बोलते कि ठीक है बाकी लोग तैयार हो जाओ। तभी देखते जो बाकी लड़की रहती वो भी तैयार हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेती है चारों तरफ से, और प्रिंसेस भी वहाँ पर हीरोइन बनती हुई आती है और बोलती है कि मेरे रहते हुए इसे कोई भी नहीं छू सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये पहले वाली प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं, ये पहले वाली जो प्रिंसेस थी वो बहुत ज्यादा डरपोक थे और मेरे पीछे छुप जाती थी, मगर आज देखो जो मेरी वाली जो प्रिंसेस है वो आकर मेरे को बचा रही है। और सच बताओ तो ये सब देख के मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। और सीनियर भी बोलते कि मेरी जूनियर तुम्हें पता भी है तुम उसका साथ देकर तुम हमारे सेट को धोखा दे रहे हो, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। और सीनियर भी बाकी लड़कियों के साथ अटैक कर देती, मगर देखती जो हमारी प्रिंसेस रहती वो बाकी लड़कियों को वहीं पर संभाल लेती और बहुत ज्यादा कुटाई करती, यानी हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती इन सबके ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जो प्रिंसेस स्वॉर्डमैनशिप की जो टेक्निक यूज करे, मैंने आज तक इसे यूज करते हुए ये वाली टेक्निक बिल्कुल भी नहीं देखा, ये स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक इसने सीखा कहां से। और मन में सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो प्रिंसेस की जो पावर है वो इतनी ज्यादा पावर तो है कि इन बाकी लड़कियों को वो संभाल सकती है आराम से, तो मेरे को आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो बाकी लड़कियों को वहीं पर बैंड बजा देती, जिससे सीनियर को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो भी बोलते कि अरे यार इसने हेवनली मेडिंग स्वॉर्ड भी सीख लिया। और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैंने इतने सालों तक मास्टर की सेवा पाने की, मगर मास्टर ने मेरे को कभी भी हेवनली मेडिंग स्वॉर्ड नहीं सिखाया और इस कल की आई हुई लड़की को उन्होंने सिखा दिया। और ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल के यही नई लीडर बनेगी हमारे सेट के, उससे पहले मैं इसे रास्ते से अपने हटा दूंगी। और जो सीनियर रहते वो भी बोलते कि ठीक है इसके लिए तैयार हो जाओ, इतना बोल के वो भी अपना कोई क्लोन वाला टेक्निक यूज करते, जहाँ पर देखते ढेर सारे क्लोन बन जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कभी भी पता नहीं लगा पाओगे कि मैं इनमें से कौन सी असली हूँ, इतना बोल के वो भी अटैक कर देती है। मगर हमारी प्रिंसेस भी बोलते कि मुझे पता था तुम यही अटैक यूज करोगी और मैं तुम्हारी इस अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लूंगी, इतना बोल के वो भी उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और बोलती है कि तुम मेरा बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाओगी। और सीनियर भी एक स्माइल देती है और बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, मगर देखते जो प्रिंसेस रहती है वो फिर से अटैक करती है, मगर जो सीनियर रहती है उस अटैक को डॉज कर लेती है और उल्टा प्रिंसेस के ऊपर ही अटैक करती है, जिससे जाकर प्रिंसेस भी पीछे गिरती है और एक नीडल का अटैक कर देती है प्रिंसेस के ऊपर, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी वो नीडल को देख लेता है और बोलता है प्रिंसेस केयरफुल, इतना बोल के वो भी एक आइस का दीवार बना देता है, जिससे जो प्रिंसेस रहती है वो भी बच जाती है उस नीडल के अटैक से, जो कि ये देख के एकदम सीनियर भी एकदम शॉक हो जाती है। और देखते हैं जो बाकी लड़कियां रहती है वो भी एकदम शॉक हो जाती है और बोलती हैं ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि जो हवा में पानी का जो एसेंस है उसका यूज करके इसने एक आइस वॉल बना दिया। और दूसरी लड़की भी बोलती कि आई डोंट नो ये है कौन, मगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस भी बोलते कि मेन कैरेक्टर तो मुझे कम आंक रहे क्योंकि वो छोटे मोटे नीडल ही तो थे, मैं उन्हें संभाल सकती थी और यहाँ तक कि मैं इस सीनियर को भी संभाल सकती थी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे बेवकूफ लड़की, मैं इंटरफेयर नहीं करता, तुम पहले ही मारी जाती, देखो उस तरफ। तभी देखते वो एक पॉइजनस नीडल रहता है और प्रिंसेस भी गुस्सा करते हुए बोलते कि सीनियर आपने ये क्या किया। तभी देखते जो बाकी लड़कियां रहती वो भी बात करने लगती हैं। आई नो प्रिंसेस ने रूल तोड़ा है, मगर उसे जान से मारना ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया ना। और हमारा मेन कैरेक्टर भी सीनियर से बोलता है कि तुम दोनों एक ही सेट के हो, मगर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत होगी मुझे लगा नहीं था कि तुम उसे जान से मारोगी। और सीनियर भी बोलते कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं उसे पकड़ना चाहती थी और मास्टर के हवाले उसे करना चाहती थी। और सीनियर भी बोलते कि तुम डेमन, तुम झूठी बातें बोलकर तुम मुझे फंसाना चाहती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, इतना बोल के वो भी अटैक करने वाले रहती है। मगर देखते वहाँ पर किसी की आवाज आती है, तुम्हें इतने भी ज्यादा घमंडी नहीं बनना चाहिए। और ये आवाज सुन के एकदम सीनियर भी एकदम शॉक हो जाती है और देखती है ये इनकी मास्टर रहती है। और बाकी लड़कियां भी बोलती कि मास्टर आप आ गए। तभी देखती है जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मास्टर मेन कैरेक्टर की कोई भी गलती नहीं है और उसे बिल्कुल भी हमारे सेट के रूल के बारे में नहीं पता है, उसका कोई भी इरादा नहीं था कि हमारे सेट को वो ऑफेंड करे, उसकी जगह में मुझे आप सजा दे दो, आप जो भी सजा दोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और सीनियर भी बोलती कि नहीं मास्टर, हम इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ये हमारे सेट में आया और इसने बहुत बड़ा हंगामा भी खड़ा कर दिया, इसने प्लस आपकी डिसापल यानी मुझे छोटे छोटे इल्जामों में इसने फंसाने की कोशिश की है, तो आप इसे वैसे बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। मास्टर भी बोलते कि चुप हो जाओ, वैसे भी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मैंने सब कुछ देखा, क्या तुम अभी भी मुझसे बहस करना चाहोगी। और जो सीनियर रहती वो भी घुटने के बल आ जाती है और बोलती कि मास्टर मुझे पता है कि मैंने जो भी कुछ किया वो सब गलत है। और मास्टर भी बोलते कि मेरे डिसेबल मुझे पता था कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी और बहुत ज्यादा मतलबी लड़की हो, मगर मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने जूनियर को मारने की कोशिश करोगी, तुम जैसे डिसेबल को हमारे सेट की कोई भी जरूरत नहीं है। और सीनियर भी बोलती है कि जूनियर मत भूलो कि मैंने तुम्हारी मदद की तो और यहाँ पर लाया था, नहीं तो तुम अभी भी वहीं पर पड़ी होती कहीं पर, उसी के खातिर मुझे माफ कर दो। और हमारी प्रिंसेस भी बोलते कि मास्टर मुझे लगता है कि सीनियर मेरे को मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, तो प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। तभी देखती उनकी जो मास्टर रहते वो भी उस आइस में जो नीडल रहता है उसे कंट्रोल करके सीनियर के ऊपर अटैक कर देती है और सीनियर भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है। मास्टर भी बोलते कि इस नीडल में जो पॉइजन था वो आइस की वजह से जो पॉइजन है वो निकल गया है, तो ये जो नीडल है वो एकदम नॉर्मल हो चुकी है, तो चिंता मत करो, इसमें कोई भी पॉइजन नहीं है, मगर ये तुम्हारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसे बहुत ज्यादा जलाएगा और तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दर्द होगा और यही तुम्हारी सजा है। और अपने
बाकी डिसाइपल को बोलते कि ठीक है इसे यहाँ से ले जाओ। और मास्टर भी बोलते कि पक्का तुम ही मेन कैरेक्टर होगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। और मास्टर भी बोलते है कि मेरा नाम डूलिंग है और सीनियर आपसे मिलकर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जो मास्टर रहती है वो बोलती है कि मेरी प्यारी डिसाइपल तुमने बताया नहीं जो तुम्हारे सपनों को जो राजकुमार है वो एक एंसिड कल्टीवेटर है जिसके बारे में तुम इतनी सारी बातें करती रहती हो। और जो बाकी लड़की रहती है वो तो एकदम शौक रहती है, वो बोलती है क्या ये बंदा हमारे मास्टर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी लड़की भी बोलती है कि इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन जो पावर है वो बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि ये एक एंसिड कल्टीवेटर है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे आप तो बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हो, मैंने सुना है कि आपने ही प्रिंसेस को बचाया था और मैं उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसका अच्छे से ख्याल रखा है। आप मेरी प्रिंसेस की बेनिफैक्टर हुई यानी मेरी भी बेनिफैक्टर हुई, तो आपको फ्यूचर में चल के कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जो मास्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि प्रिंसेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड बस नहीं है, वो मेरी डिसाइपल भी है, तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी ही ना। और मेरे डिसाइपल के साथ तुम्हारा रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा खासा है मगर मैं अपने सेट के रूल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती हूँ और आगे चल के जो मेरे बाकी के जितने भी डिसाइपल है वो भी इस रूल को तोड़ेंगे, तो जो कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। और जो प्रिंसेस रहते हैं वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को टपली मारते हुए बोलते कि मास्टर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बाहर ले जाकर सजा दूंगी। और हमारे प्रिंसेस भी हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के वहाँ से ले जाती है और उसकी मास्टर भी बोलते कि अरे यार ये लड़की भी ना। और जो बाकी की लड़की रहती है वो भी बोलती कि मास्टर क्या आप उसे ऐसे ही जाने दोगे। और मास्टर भी बोलते कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई उसे रोक पाएगा। और हमारे प्रिंसेस भी हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दूर लेकर आ जाती है और बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्रिंसेस भागना बंद करो, वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। और प्रिंसेस भी बड़े प्यार से हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मेरी प्यारी प्रिंसेस। तभी देखती है जो प्रिंसेस रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगती है और बोलती है कि तुम जाने से पहले मेरे को गुड बाय भी नहीं बोले और तुम यहाँ से चले भी गए, तुम्हें पता भी है मेरे को तुम्हारी कितनी ज्यादा याद आ रही थी। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सारी गलती यमराज की है क्योंकि उसने मेरे को अचानक से यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया और मेरे को मौका भी नहीं मिला तुम्हें गुड बाय बोलने का। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर कैसे आई। और प्रिंसेस भी बोलती है जो लॉर्ड यम है उन्होंने मुझे और स्विट्जरलैंड को ढूंढा और अपने पास बुलाया और बोले जो सन गॉड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम अकेले उसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाओगे, इसलिए हम दोनों को भेजा था तुम्हारी मदद करने के लिए। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि जैसे हम इस वर्ल्ड में आएंगे वैसे ही हम दोनों अलग हो जाएंगे। और जो हमारा यमराज है तो वो भी बर्गर खा रहा होता है और बोलता है कि इंसानों को जो ये खाना वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और देखिए जो यमराज है तो वो भी लैपटॉप में ये सब कुछ देखने ही वाला रहता मगर वो बोलता है कि अरे मोरी मैया मेरे से तो गलत बटन दब गई, अब मैं क्या करूं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम लोग ऐसे आई थी। और प्रिंसेस बोलती जैसे मैं इस दुनिया में आई ना तुम मुझे मिले ना स्विट्जरलैंड मिली, यहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो कि मुझे देखे जा रहे थे और मेरी फोटो खींचे जा रहे होते हैं। और देखते भीड़ में से एक बंदा आता और बोलता है कि अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी, ये लो मेरा कार्ड और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दूंगी जिससे तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे और वो भी 1 साल के अंदर। और वहाँ पर किसी की आवाज आती है कि लड़की उसकी बात में मत आना। और देखो वहाँ पर एक वाइन का अटैक हो जाता है जिससे जो वो बंदर है तो वहाँ पे मुड़ने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ये प्रिंसेस की मास्टर रहती है वो भी बोलती है ये घटिया इंसान मासूम लड़की को फंसाता है और उनके साथ गलत काम करता है। और प्रिंसेस बोलती है कि शुक्र है कि वो मुझे मिल गई थी और उसके बाद मैंने अपनी पूरी कहानी उनको बताई थी और उसके बाद उन्होंने अपने सेट में मुझे ले गई थी और प्लस बात उन्होंने मेरे को डिसाइपल भी बना लिया और मार्शल आर्ट की ढेर सारी टेक्निक भी सिखाई। मेन कैरेक्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि इन 8 सालों में तुम्हारी मेरे को बहुत ज्यादा याद आई। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि 8 सालों तक तुम मेरा इंतजार कर रही थी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जो प्रिंसेस है वो एक ग्रेट किंगडम की प्रिंसेस है जो कि उसके हाथों में जो भी वो चाहती वो सब कुछ उसे मिल जाता था और वो मेरे लिए इस वर्ल्ड में आई थी। और प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और हमारी प्रिंसेस भी बोलते कि देखा जाए तो मैं इस दुनिया में उतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ मगर इस दुनिया का जो टेस्टी खाना वो मेरी दुनिया से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। और मैं इस दुनिया के आने के बाद यहाँ पर मैंने ढेर सारे एनिमे भी देखा और ढेर सारी मूवी भी देखा और ढेर सारे मैंने लैंग्वेज भी सीखा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि अच्छा तुमने ये सब कुछ देखा है। तभी हमारी प्रिंसेस बोलते कि वैसे भी छोटी मोटी मुसीबत तो मैं सह सकती हूँ तुम्हें देखने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बड़े प्यार से बोलता है कि अरे प्रिंसेस तुम तो मेरी जान हो। और सीन कट होकर आता है लीमान की ओर जहाँ पर उसका जो दोस्त रहता है वो भी होश में आ जाता है और बोलता है कल रात को मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब था और मैंने सपना देखा कि कल मैं एक लड़ाई में था और मैं एकदम मशीन गन बना हुआ था जो कि कोई मेरे को यूज कर रहा था एकदम मशीन गन की जैसे। पता नहीं इतने अजीब से सपने मुझे क्यों आते रहते हैं। और सामने जैसे दरवाजा खोलता देखते वहाँ पर जो ल्यू रहती है वो नहा रही होती है और लीमांग का दोस्त भी देख के एकदम शौक हो जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है कि ल्यू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जो ल्यू रहती है वो बोलती कि ऐसा क्या देख रहे हो, क्या तुमने किसी लड़की को नहाते हुए नहीं देखा आज तक, लगता है कि तुम अभी तक सिंगल हो, तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी जो लीमांग का दोस्त रहता है वो बोलता है किसने बोला कि मैं सिंगल हूँ। और जो हमारा लीमांग का दोस्त रहता है वो भी बोलता है बात ये नहीं कि मैं सिंगल हूँ, बात ये है कि तुम हमारे बाथरूम में कर क्या रही हो, तुम यहाँ पर क्यों हो। वहाँ पर लीमांग भी आ जाता और बोलता है कि मैं घर वापस आ गया। तभी देखिए जो लीमांग का दोस्त रहता है वो भी आ जाता और उसके गले लग जाता और बोलता है भाई ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। और लीमांग भी अपने दोस्त से बोलते कि फाइनली तुम होश में आ गए और बोलता तुम दोनों के लिए मैं खाना लेकर आया हूँ। और लीमांग का दोस्त भी बोलता है कि पक्का ये कोई सपना होगा जो कि मैं देख रहा हूँ, जाकर मैं फिर से सो जाता हूँ। भी खाने के पैकेट को ले लेती है और बोलती कि अच्छा कल रात
को जो कुछ हुआ ये उसके लिए है ना। तभी देखते जो ली मांग रहे तो वो बोलता है कि मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और लियो भी बोलते कि वैसे भी कल रात को जो कुछ भी हुआ था उसे छोड़ दो, वैसे भी तुमने मेरी मदद की थी। और जो ली मांग रहे तो वो भी शर्माते हुए बोलता है कि कल रात मैं बहुत ज्यादा सीरियस था और मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। और लियो भी बोलती कि अच्छा तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। वैसे भी जो मार्केट का प्राइस वो बहुत ज्यादा हाई तो मैं तुम्हें बता दूं। और ली मांग भी बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और लियो भी बोलते कि मजाक मत करो, वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं क्या करती हूँ। तभी जो ली मांग रहा था वो बोलता है कि वैसे भी मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करती हो। और ली मांग भी बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अपनी इस पूरी लाइफ में मैं तुमसे ही शादी करूंगा और किसी से नहीं। और जो लियो रहती वो भी बोलती कि ली मांग, और देखते हैं जो हमारा ली मांग रहा था वो भी अब सिंगल नहीं रहता, उसे भी एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और एक दूसरे के दोनों गले लग जाते हैं। तभी सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि अच्छा तुम बोल रहे हो कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। और ली मांग का दोस्त भी बोलते कि अरे यार तू पागल वागल हो गया क्या, तुझे पता भी है कि वो लड़की क्या करती है। और ली मांग बोलता है जो लियो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, उसके पास में जो कुछ भी हो उसके कमीने बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ उसके साथ ये सब कुछ। और ये सब जानने के बाद मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी ऐसी लॉयल लड़की मेरे को कभी भी नहीं मिलेगी। और ली मांग का दोस्त भी बोलता है कि मेरे दोस्त लगता है कि तू उसके प्यार में अंधा हो चुका है, क्या उस गिरी हुई औरत के लिए तू अपने सपनों को भी तोड़ देना चाहता है, क्या तू अपने सपनों को भी छोड़ देगा। और ली मांग भी अपने दोस्त को मारते हुए बोलता है कि मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ, तूने दोबारा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त भी है। और ली मांग का दोस्त भी बोलता है कि तूने एक लड़के के लिए अपने दोस्त पर हाथ उठाया, ठीक है तू दोस्ती क्या तोड़ेगा, दोस्ती जा मैं ही तोड़ता हूँ। और ली मांग भी अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करता है मगर ली मांग का दोस्त बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो भी वहां से चला जाता है। और ली मांग भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कहीं मैं कुछ ज्यादा सेल्फिश तो नहीं हो रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सचमुच तुम नॉवल लिखना बंद कर दोगे। तभी देखिए जो ली मांग रहे तो वो बोलता है मुझे पता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में रहूंगा तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे, मगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है और जैसे ये तुम्हें पता चलेगा तुम मुझसे बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो गए। देखा जाए तो मैं एक मर्द हूँ और शादी होने के बाद मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा और नॉवल के हिसाब से मेरे को उतने पैसे नहीं मिलेंगे कि जिससे मैं अपने परिवार को चला पाऊँ। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि जो मेरा यंगेस्ट वर्जन है वो मेरा सपने को पूरी करेगा और वो एक महान राइटर बनेगा, मगर मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी डेस्टिनी से हार जाऊंगा। और शायद से यमराज ने मुझे नोबल की दुनिया में नहीं भेजा होता और मैं यमराज से नहीं मिलता तो क्या मेरी भी ऐसी जिंदगी होती, क्या मैं भी ऐसे ही करता। लेकिन ये उसकी लाइफ है, मेरे को इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ली मांग से कि ठीक है फ्यूचर में चल के तुम पैसे कैसे कमाने वाले हो। और ली मांग भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि वैसे भी जो ली हो वो बहुत ज्यादा टेस्टी नूडल बनाती है, तो मैंने डिसाइड किया है कि यहीं पर मैं एक होटल खोलूंगा जहाँ पर ढेर सारे लोग भी आएंगे और नूडल भी खाएंगे। और वैसे भी मैं हार्ड वर्क से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ली मांग से कि तुम यहाँ पर रेस्टोरेंट यानी एक होटल खोलोगे तो यहाँ पर तुम्हें किराया भी देना पड़ेगा, यहाँ का किराया जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। तभी देखते हैं जो ली मांग रहे था वो बोलता है कि सच बताओ तो मेरे पास जो नोबल की बुक है मैं उन्हें बेचूंगा, उससे मेरे को पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं जाकर बैंक में लोन लूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सचमुच तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोन मिल जाएगा, ना तुम्हारे पास कोई घर है ना तुम्हारे पास कोई कार है जिससे तुम बैंक में गिरवी रख सको उसे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एक क्रेडिट कार्ड निकाल लेता और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ में कौन सा गिफ्ट देना चाहिए, मगर मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है, इसमें 1 लाख युआन है जो कि तुम इसे यूज कर सकते हो। और ली मांग भी बोलता है कि नहीं मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूँ, वैसे भी तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद की है और इन पैसों को मैं अब बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम लीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे और यहाँ तक कि तुम अपनी नॉवल की बुक को भी बेचोगे, उससे जो पैसे मिलेंगे वो पैसे भी बहुत ज्यादा कम होंगे जो कि तुम अपने रूम का किराया भी नहीं दे पाओगे, तो मेरी बात मानो तुम इसे रख लो। और जो ली मांग रहा था वो भी क्रेडिट कार्ड को ले लेता और बोलता है कि थैंक यू, और बोलता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे पैसों को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने दूंगा, और जैसे मेरा नूडल शॉप खोलेगा उसके शेयर भी मैं तुम्हें दूंगा, जिससे आगे चल के तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि ठीक है मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। और सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद जहाँ पर पटाखे वटाखे फोड़े जाते, यानी जो हमारा ली मांग रहा था उसने अपना रेस्टोरेंट यानी अपना होटल खोल लिया होता है और वहाँ पर हमारी जो प्रिंसेस रहती वो भी नूडल खा रही होती और बोलती ये नूडल तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। जहाँ पर जो बाकी बंदे रहते वो भी हमारी प्रिंसेस की फोटो लिए जा रहे होते और बोलते हैं कि ये प्रिंसेस इतना सब कुछ खा रही है मगर फिर भी इसने अपनी फिगर को मेंटेन करके रखी है। और दूसरा बंदा भी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये पक्का कोई ब्लॉगर होगी, फूड ब्लॉगर। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि प्रिंसेस अच्छे से खाओ, बाकी बंदे तुम्हें देख रहे हैं। तभी प्रिंसेस भी बोलती है कि सच बताओ तो ये नूडल बहुत ज्यादा टेस्टी है। और वहाँ पर लिव भी आ जाती है और बोलते हैं कि लिटिल सिस्टर ये नूडल तो एकदम बेसिक नूडल है और वैसे भी तुम एंशिएंट टाइम की जो खाना तुम उसके साथ इसकी कैसी बराबरी कर सकती हो। और इधर जो हमारा ली मांग रहा था वो भी बोलता है कि अरे ब्रदर क्या तुम्हें वो हीरोइन यानी वो फिल्मी स्टार लड़की वो तुम्हें पसंद नहीं है, इधर हमारी लैन की बात हो रही है। और जो लियो रहती है वो भी ली मांग को खींच लेती है और बोलती तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो कि वो उस लड़के को भुलाने के लिए दूसरे लड़के के साथ दिल लगा रहा है। और लियो भी बोलती कि सचमुच तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुम एक खूबसूरत यानी अपने से कम उम्र वाली लड़की को तुम डेट कर रही हो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं जैसे तुम समझ रही हो वैसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर एक लड़का आता और हमारी प्रिंसेस
से बोलता है क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ। तभी देखते जो प्रिंसेस रहती है वो बोलते कि जरूर क्यों नहीं, मगर ये बिल्कुल भी फ्री फोटो नहीं रहेगा, तुम्हें इसके लिए फीस देनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। और जो वो बंदा रहता है वो बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ एक नूडल तो ऑर्डर करना है, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। और जैसे बाकी बंदे सुनते हैं कि प्रिंसेस के लिए फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ हमें नूडल ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी बाकी बंदे भी बोलने लगते हैं कि भाई मेरे लिए 3 ऑर्डर कर दें। और ली भी बोलते कि लगता है कि आज हमें ढेर सारे कस्टमर मिलने वाले हैं, सभी को हम नूडल खिलाएंगे। आज ही हमारा नया रेस्टोरेंट खुला है, तो आज के लिए आप सभी के लिए 20% का डिस्काउंट। और ली मांग भी बोलता है कि हमारे नूडल को खाओ और एंजॉय करो। और वहाँ पर कुछ बंदे रहते जो की बात कर रहे होते और बोलते कि सामने जो लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है मैंने उसके साथ एक रात गुजारी थी। और दूसरा बंदा भी बोलता है कि अरे यार ये दिखने में तो एक अच्छे घर की लड़की मुझे लग रही है। और पहला बंदा बोलता है कि अरे यार सच बताऊं तो ये बेड में बहुत ज्यादा अच्छे से सेवा पानी करती है, बहुत ज्यादा मजे देती है, मगर उसने अपनी जॉब छोड़ दी, नहीं तो वो बिस्तर में बहुत ज्यादा अच्छे से मसाज देती थी और बहुत ज्यादा अच्छे से सेवा पानी करती थी। और जो प्रिंसेस रहती वो भी ये बातें सुन लेती और बोलती ये घटिया लोग, सिर्फ इनके मुंह से सिर्फ घटिया बातें ही निकलेंगी, रुको अभी मैं इनको सबक सिखाती हूँ। और इतने में हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता और बोलता है रुको। तभी प्रिंसेस भी बोलती कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उन लोगों ने अपने पास्ट की जो लाइफ है उसे पीछे छोड़कर एक नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। हमने अभी जाकर मदद की तो सिर्फ हम अभी के लिए उनकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती रहेंगी, तो हम पूरी लाइफ में तो उनकी मदद करने तो नहीं जाएंगे ना। और वहाँ पर जो दोनों बंदे रहते वो भी वहाँ पर हंस रहे होते, तभी देखते वहाँ पर कोई तो मिर्ची का बोतल फेंक के मारता है, जो जाकर उस बंदे की जुबान पे लगता है। वो बंदा भी चिल्लाता है कि अरे मोहिर मैया ये तो बहुत ज्यादा तीखा है, किसने मेरी जुबान जला कर रख दी। वो भी ली मांग की ओर देखता और बोलता कि साले लौंडे तुझे लड़ने का शौक है क्या। और ली मांग भी बोलता कि साले तू जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है मैं उसका होने वाला पति हूँ, आजा साले मैं आज तुझे बहुत मारने वाला हूँ। मगर देखते वो दोनों बंदे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते कि चल भाई यहाँ से भागते हैं। और हमारी लू भी चिल्लाती है कि मेरे बाबू। तभी सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद क्यों, जहाँ पर जो प्रिंसेस रहती है वो भी टेस्टी खाना खा रही होती है और बोलती है अरे यार ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है तुम तो सुबह से खाना खाए जा रही हो, क्या तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भरा है। तभी हमारी प्रिंसेस भी बोलती है जो ये वाला स्नैक है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मेरा और भी ज्यादा इसे खाने का मन पड़ रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्योंकि ये जो स्नैक है वो इंटरनेट में बहुत ज्यादा फेमस है और ये बहुत ज्यादा महंगा आता है। हमारी प्रिंसेस भी बोलते कि अरे स्टूपिड मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बोली। तभी देखते हैं हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो घबरा जाती है, वो बोलती है कि अरे नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। प्रिंसेस भी बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर देखो वहाँ पर एक केक का शॉप है, वहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस केक मिलता है, मेरे को वो केक खाना है, जल्दी चलो उस शॉप के पास, मेरे को वो केक टेस्ट करना है। तभी देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे यार मेरा खून पसीने के कमाए हुए जो पैसे वो सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और देखते हैं वहाँ पर कुछ बंदे एक बंदे की कुटाई कर रहे हो, तो वो बंदा भी चिल्लाता है कि प्लीज मुझे कोई तो बचाओ। और जो वो बंदे कुटाई कर रहे तो वो भी रुक जाते हैं। तभी जिस बंदे की कुटाई हो रही होती है वो भी बोलता है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। और देखते ये वही गुंडा रहता है और वो गुंडा भी बोलता है कि अच्छा तेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सुना है तेरे पास एक बहुत ज्यादा खूबसूरत वाइफ यानी एक खूबसूरत बीबी है, तो चिंता मत कर तेरी बीबी उसकी कीमत चुकाएगी। और जो गुंडा का बंदा रहता है वो भी बोलता है कि अरे बॉस देखो वहाँ पर मेन कैरेक्टर। तभी जो बॉस रहता है वो भी बोलता है कि अरे क्या मेन कैरेक्टर चलो जल्दी से छुप जाते हैं। और गुंडा भी बोलता है कि मैं जहाँ पर जाता हूँ ये वहीं पर पहुंच जाता है, ये अच्छे से मेरे को बिजनेस में नहीं करने देगा। और जो प्रिंसेस रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अरे वो लड़की जिसका नाम ल्यू है वो कौन है। और जो गुंडा का बंदा रहता है वो भी बोलता है कि बॉस ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है और लगता है ये एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और जो कमीना गुंडा रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस की फोटो खींच लेता है और जो कमीना असिस्टेंट रहता है उसके मोबाइल पे वो फोटो भेज देता है। और असिस्टेंट भी एक स्माइल देते हुए बोलता है यही तो मुझे चाहिए था। तभी सीन कट होकर आते एक जगह की जहाँ पर ड्रामा हो रहा होता है रोमियो और जूलियट का, जहाँ पर रोमियो रहता है वो भी बोलता है जूलियट मेरी जान बोल दो कि ये झूठ है, तुम्हारी शादी ऐसे कैसे हो सकती है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे फूके हैं, तुमने तो बोला था कि तुम जैसा घर में चाहते हो वैसा ही होता, तुम्हारी ही चलती है, तुम तो यही करने वाली थी, तुम तो मेरे साथ शादी करने वाली थी, मगर तुमने ऐसा क्यों किया। आई नो मैं तुमसे हमेशा टॉपअप, हमेशा तुमसे रिचार्ज करवाती थी, हमेशा बर्थडे के लिए तुमसे कपड़े और पैसे मांगती रहती थी। जूलियट का जो रोल कर रही होती है वो हमारी लैन रहती है और हमारी जूलियट भी बोलती है मगर क्या करूँ यार जो मेरी अम्मीजान है वो कहीं और रिश्ता तय कर दी और मैं सीधी सादी लड़की में मेरे को वहीं पर शादी करनी पड़ेगी और मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपनी अम्मीजान की सीधी सादी लड़की हूँ और मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। और जो बाकी ऑडियंस रहते हैं उन्हें भी ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो भी ताली बजाने लगते और बोलते कि भाई मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ, इधर कंफ्यूज मत होना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस ये मैंने खुद से ऐड कर दिया था क्योंकि मेरे को डायलॉग उधर का कुछ समझ में आ नहीं रहा था। और जो बाकी ऑडियंस रहती वो भी वहां पर आने लगते और बोलते कि मिस लैन आपका ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा था। और दूसरी ऑडियंस भी बोलती है कि मिस लैन की आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो। और लैन भी वहां से चली जाती है और देखते वहां पर जो लैन की जो बॉस रहती है वो भी वहां पर आती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना ज्यादा बढ़िया करोगे और तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा पहले ही एक्टिंग में। और हमारी लैन भी बोलती है कि थैंक यू जिया, तुम्हारी वजह से मेरे को परमिशन मिल पाई है। और जिया भी बोलती है जो डाओ है वो तुम्हारे ड्रामा को देखकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। जो डाओ है वो तुम्हारी एक्टिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो चुका है और अगले महीने तुम्हें वो कहीं पर और भी लेकर जाने वाला जहाँ पर तुम्हें फिर से एक्टिंग करना पड़ेगा और ड्रामा करना पड़ेगा। तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम
तुम्हें बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी। और हमारी लैन भी बोलती कि यार सच्ची में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और जिया भी बोलती कि तुम थोड़ा आराम कर लो क्योंकि आगे चल के बहुत सारे काम आने वाले हैं जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगी, यहाँ तक कि तुम्हें सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और हमारी लैन भी बोलती कि जिया क्या मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकती हूँ। और जिया भी बोलती क्या तुम कुछ करना चाहती हो। और लैन भी बोलती कि पिछली बार जब मैं मेन कैरेक्टर से मिली थी तब हमारे बीच में गलतफहमी हो गई थी, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसे समझाना चाहती हूँ। और जिया भी बोलती तुम्हारा मतलब उस आदमी से तो नहीं है। तभी हमारी लैन बोलती कि हाँ तुमने सही समझा। और जिया भी बोलती कि अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें अपने करियर की ओर ध्यान देना चाहिए। एक बार उसे पता चल गया तुम्हारी इतनी सालों की जो मेहनत वो बर्बाद चली जाएगी। तो मेरी बात मानो, उसे छोड़ दो और अपनी करियर की ओर ध्यान दो। और तुमने वादा किया था कि इसके बाद मैं जाकर उससे मिल पाऊंगी और अभी मैंने नहीं मिला तो मेरे को नहीं पता कि मैं कब जाकर उससे मिल पाऊंगी। और वहाँ पर वही कमीना असिस्टेंट भी आता और बोलता है कि अरे जिया लैन की रिक्वेस्ट को पूरी कर दो तुम। और एक बार लैन मेन कैरेक्टर से मिल जाएगी तो जो लैन है वो और अच्छे से कॉन्सेप्ट कर सकती है। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और जो असिस्टेंट रहता है वो भी आंखों से इशारा करता है जिससे जो जिया रहती है वो भी समझ जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम जा सकती हो। और लैन भी खुश होते हुए बोलती है कि थैंक यू जिया, मुझे पता था कि तुम मेरी बात मान जाओगे। चलो इसी बात में मैं तुम्हें एक किस देती हूँ। तभी देखते हैं जो जिया रहती है वो बोलती है और बोलती है कि ये सब करना बंद करो, फ्यूचर में चल के मेरे लिए कोई भी परेशानी पैदा मत करना। तभी सीन कट होकर आता है हॉस्पिटल की ओर जहाँ पर जो हमारी लीव रहती है वो भी एकदम शॉक हो जाती है। वो भी बोलती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जो डॉक्टर रहता है वो भी बोलता है कि हमारा रिपोर्ट तो यही कहता है कि आप प्रेग्नेंट हो। और लीव भी बोलते हैं कि डॉक्टर पक्का आपको कोई मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि मैंने पहली बार जब अबॉर्शन किया था तब जो डॉक्टर था डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती हूँ। डॉक्टर भी बोलता देखा जाए तो ये कोई मेडिकल से कम नहीं है, वैसे भी तुम्हें खास तौर पे अपनी बॉडी की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम अब प्रेग्नेंट हो चुकी हो। और हमारे लीव भी उस रिपोर्ट को देखती है और बोलती कि सचमुच में अब मां बन सकती हूँ। और जो लीव रहती है वो बोलती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ली मांग को लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, मैं जाकर उसे सरप्राइज दूंगी। और लीव जैसे वहाँ से जा रही होती है वो भी एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदा भी बोलता है कि आई एम सॉरी मेरा ध्यान नहीं था जिससे मैं आपसे टकरा गया और आप नीचे गिर गई, आई एम सॉरी। तभी लीव भी बोलती कोई बात नहीं। तभी लीव भी बोलते कि ये हुआ क्या, ये तुम हो। तभी देखिए जो वो बंदा रहता है वो बोलता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। पता चलता है ये हमारे लीव के वही कमीना बॉयफ्रेंड रहता है। वो भी बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तभी देखिए जो हमारी लीव रहती है वो बोलते है कि मेरा हाथ छोड़ो। जो हुआ रहता है वो भी लीव के सामने आता है और बोलता है क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। तभी देखिए जो लीव रहती है वो बोलती काश ऐसा होता कि मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती। और हुआ भी बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि इन पिछले सालों में तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों को सामना करना पड़ा। हुआ भी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं वहाँ से नहीं जाता तो वो लोग मुझे पीट पीट कर मेरी जान भी निकाल सकते थे। और हमारी लीव भी बोलते कि अच्छा तुमने इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम्हें पता भी है जब वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाए तो उन्होंने मेरे को पकड़ा और तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर डाल दिया। तो हुआ भी बोलता है क्या उन कमीनों की इतनी हिम्मत, रुको मैं जाकर उन्हें ढूंढता और तुम्हारा जो कर्ज है मैं अभी चुका कर आता हूँ। तभी देखती जो हमारी लीव रहती वो बोलते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो कर्ज है वो चुका दिया गया है। हुआ भी ये सुन के एकदम शौक रहता वो बोलता है क्या सारे पैसे तुमने चुका दिए, मगर तुम तो एक लड़की हो और वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है तो तुम ऐसे कैसे इतने सारे कर्ज को चुका सकती हो। लीव भी बोलती है कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, मुझे पैसे चुकाने के लिए मुझे क्या ही करना पड़ा होगा। तभी देखती है जो हुआ रहता वो भी एकदम शौक हो जाता और बोलता है कहीं तुमने वो काम तो नहीं किया। और हुआ भी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन चिंता मत करो अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मेरे पास ढेर सारे पैसे आ चुके हैं, मैं वो मुकाम में पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मुझे पहुंचना था। लीव भी बोलती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और जो हुआ रहता वो भी एकदम शौक हो जाता और बोलता है क्या तुमने शादी कर ली, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। लीव भी बोलती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा वेट करते रही और मुझे कोई दोबारा प्यार करने वाला बंदा नहीं मिलेगा। और हुआ भी बोलता है कि मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, बताओ वो कौन है। तभी देखिए जो हमारी लीव रहती है वो बोलते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। और लीव भी बोलते कि अब मैं तुम्हारे दोबारा शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती और तुम्हारे अंदर थोड़े बहुत भी रिग्रेट है तो तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। और जो हमारी लीव रहती है वो भी वहाँ से चली जाती है और देखते हैं जो हुआ रहता है वो चिल्लाता रहता है कि लीव भी हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और जो हुआ रहता है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता बाहर और बोलता है कि रुको। तभी जो लीव रहती है वो बोलते कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। और हुआ भी बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ जिससे मेरे को माफी भी मिल जाए। लीव भी बोलते है कि तुम मेरे लिए क्या ही कर सकते हो, वैसे भी ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। और हुआ भी बोलता है कम से कम जो तुमने मेरा कर्ज चुकाया उसके पैसे तो मेरे को वापस लौटाने दो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने ढेर सारे पैसे कमाए हैं और जो मेरा पैसा और जो मेरा कार्ड वो एक होटल में है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। और लीव भी मन में सोचते हुए बोलती है कि देखा जाए तो जो हमारा नूडल शॉप है वो अभी अभी खुला है और हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और हमेशा मेन क्रेडिट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं। फ्यूचर में चल के इन पैसों के हमारे बच्चों की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी ये पैसे मेरे मेहनत के कमाए हैं जो कि मुझे वापस मिलने वाले हैं। और लीव भी बोलते कि ठीक है क्या ये कार तुम्हारी है। तभी देखिए जो हुआ रहता है वो बोलता है कि हाँ ये कार मेरी है। और लीव भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि जो उसे कामयाबी चाहिए था उसे वो कामयाबी मिल चुकी है, वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। लीव भी कार में बैठती है और बोलते है कि इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे करना है। और हुआ भी बोलता है कि चिंता मत करो, जो होटल है वो यहाँ से बहुत ज्यादा पास है और 10 मिनट के अंदर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और वैसे भी इस बार तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत
बहुत ज्यादा गलत किया है, मगर प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, जो हो सके मैं वो करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम खुश रहोगे मैं कभी भी अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। और लियो भी बोलती कि ठीक है थोड़ी देर बाद में चलूंगी। तभी देखिए जो हुआ रहता है वो बोलता है कि नहीं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चलो। तो वो भी बोलती है कि ठीक है। जैसे वो गाड़ी के अंदर जाती है वैसे जो हुआ रहता है वो एक स्प्रे मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जो हुआ रहता है वो भी एक इविल स्माइल देता है और बोलता है कि तुम्हें सचमुच लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। और सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार प्रिंसेस ने तो बोला था कि वो यहीं पर मुझे मिलेगी, वो कहाँ पर रह गई। और पीछे से हमारी प्रिंसेस भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर मेरी ओर देखो। तभी देखिए जो प्रिंसेस रहती है उसने एक कैट कॉस्ट्यूम पहने रहती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि प्रिंसेस ये कैसे कपड़े तुमने पहन के रखे हैं। तभी हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर सचमुच तो मेरे समझ से बाहर हो। और वैसे भी जो 2D वर्ल्ड है ऐसी जो लड़की वाली जो बीच रहती है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैंने जिस फीमेल कैरेक्टर के मैंने कपड़े पहने हैं वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस है और वो एक गेम की एक मेन लीड है। क्या तुमने वो गेम कभी भी नहीं खेला? और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा लगता है कि यहाँ के जितने भी यंग लोग हैं उन्हें ऐसे कॉस्ट्यूम पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है वो सारी बातें छोड़ो, तुमने बोला था कि तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, बताओ। और प्रिंसेस भी बोलती कि तुमने मुझसे बोला था कि वो फैन के बारे में पता करने के लिए कि वो यंग रन में है या नहीं, तो मेरे को कुछ पता चला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि अच्छा बताओ तुम्हें वो फैन के बारे में क्या पता चला है। तभी हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो बताते कि तुम्हें पता भी कितनी बड़ी मेरे को मुसीबत उठानी पड़ी। मेरे सेट की जो रूल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं बहुत ज्यादा बचते बचाते यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले हम रेस्टोरेंट जाएंगे और टेस्टी खाना खाएंगे और ढेर सारे फोटो भी खिंचवाएंगे और इंजॉय करेंगे, उसके बाद जाकर मैं तुम्हें बताऊंगी। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ढेर सारे गेम भी खेलता है और इंजॉय भी करता है और वहाँ पर अपनी फोटो भी खिंचवाता है। प्रिंसेस भी बोलते जो ये 2D स्टोर है मैंने यहाँ पर आने के लिए पहले ही 1 महीने का अपॉइंटमेंट ले ली थी, जो कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाली हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बहुत ज्यादा तुमने इंजॉय कर लिया तो चलो अब काम के बाद में आते हैं। और प्रिंसेस भी बोलती है कि इतनी भी जल्दी क्या है जानने के लिए, चलो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हर रोज एक लड़का मेरे लिए लव लेटर लिखता और मेरे को देता रहता है। मैंने उस लड़के को मना भी किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मगर वो लड़का बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा है। और जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने झूठ बोला, मैंने उससे बोला कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं शादी भी करने वाली हूँ। और उस लड़के ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, उसने बोला कि प्रूफ ला कर दो कि तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और प्रिंसेस भी बोलती कि तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कहीं तुम ये तो नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनूं। और सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद क्यों, जहाँ पर जो कैमरामैन रहता वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को फोटो ले रहा होता और बोलता कि अरे दूल्हे राजा इतने ज्यादा दूर क्यों, पास आओ। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फोटो खिंचवाता और बोलता है कि मेरे को इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुमने ऐसी तस्वीर क्यों खींची, अरे यार ऐसी तस्वीर में किसी ने मेरे को देख लिया तो मेरी तो बहुत ज्यादा थू बेइज्जती हो जाएगी, उससे पहले कोई ये तस्वीर देखे मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वहाँ पर प्रिंसेस भी आ जाती है और बोलती कि तुम ये क्या कर रहे हो। और प्रिंसेस भी बोलती कि लगता है ये फोटो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी वाली जो फोटो वो खिंचाई है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि अरे नहीं प्रिंसेस ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी आप तो प्रिंसेस हो, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और प्रिंसेस भी बोलती ये हुई ना बात। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बताओ तुम्हें बुफेन के बारे में क्या पता चला है। तभी हमारी प्रिंसेस बोलती कि तुमने आज बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। और प्रिंसेस बोलते हैं कि हाल ही में युआंग यांग रेल में एक अजीब सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और मुझे लगता है कि ये वही होगा क्योंकि उस माउंटेन में ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। कल एक बंदा था जो कि किसी का भी रूप ले सकता था, वो अजीब तरीके से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया था इस माउंटेन में और उसके पीछे एक अजीब से डार्क शेडो आता, उसे वहीं पर जान से मार देता और जो डार्क शेडो रहता वो वहीं से चला जाता। जब हमने उसकी अच्छी से बॉडी देखा तो हमें पता चला कि उसकी बॉडी से जो ब्लड एसेंस है वो एकदम गायब है, यानी जो डार्क शेडो था उसके सारे ब्लड एसेंस को उसने चूस लिया था। और वहाँ पर कुछ और बंदे थे जो कि वहाँ पर घूम रहे थे, उन्हें और भी ढेर सारी ऐसी डेड बॉडी मिली, वो भी गड्ढे के नीचे। और जिन बंदों ने देखा तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाते, वो भी अपने सेट में वापस आ जाते हैं और उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई। और आमतौर पे देखा जाए तो जो युंग युआन जो रेल्म है वहाँ पर जो बाकी बंदे हैं वो लापता यानी गुम जाते तो उनका कोई भी परवाह नहीं किया जाता है। और जितने भी बाकी बंदे हैं वो गेस कर रहे हैं कि ये कोई इवल कल्टिवेटर होगा, मगर मुझे लगता है कि ये सन गॉड होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने सही बोला क्योंकि सन गॉड को बहुत ज्यादा चोट लगी है, वो यहीं पर आकर छुपा हुआ है और अपने आप को रिकवर करने के लिए उसे ढेर सारी कल्टिवेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर है। वो ढेर सारे कल्टिवेटर को मार कर उनके जो ब्लड एसेंस उसे अब्सॉर्ब कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इतने ढेर सारे कल्टिवेटर की मौत होने के बाद भी वो अपने आप को भले ही चाहे रिकवर न कर पाया हो, मगर वो अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मैं तुमसे यही बोलूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम इसमें बिल्कुल भी शामिल मत होना क्योंकि मैं इसके बारे में अकेले ही पता करूंगा। तभी हमारी प्रिंसेस बोलती है कि अरे यार तुम मुझे कम आंक रहे हो, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं करोगे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि सन गॉड कितना ज्यादा खतरनाक है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस भी वहाँ से बाहर निकलते हैं और जो प्रिंसेस रहती है वो भी हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है और देखते वहाँ पर एक कार आती है जो इसमें हमारी लैन बैठी रहती है और लैन भी बोलती है कि अरे ये तो प्रिंसेस और मेन कैरेक्टर है। और जो हमारी लैन रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि प्रिंसेस भी इस दुनिया में आ गई थी, उसने मुझे ढूंढा क्यों नहीं और वो दोनों कब मिले। और जो कमीना असिस्टेंट रहता है वो
बोलता है कि तुमने तो ये सब कुछ देख ही लिया था, मुझे डर था क्योंकि मैं ये सारी बातें तुम्हें बताता तुम्हारा दिल टूट जाता और तुम बहुत ज्यादा रोती, और मैं तुम्हें धोखे में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता था और तुमने ये सब कुछ तो देख ही लिया है। और लैन भी बोलते कि धोखा, किस धोखे के बारे में तुम बात कर रही हो। और कमीना असिस्टेंट भी बोलता है कि वो मेन कैरेक्टर के बच्चा हमेशा बोलता रहता है कि वो तुमसे प्यार करता रहता है, मगर देखो काफी टाइम से वो दूसरी लड़की के साथ है। और लैन भी बोलते कि नहीं, लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई क्योंकि वो भी मेरी फ्रेंड है, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। और जो कमीना असिस्टेंट रहता है वो भी एक फोटो दिखाते हुए बोलता है कि लैन बेवकूफ मत बनो, ये फोटो देखो। और लैन भी उस फोटो को देखती है, तभी देखते जो कमीना असिस्टेंट रहता है वो बोलता है जो तुम्हारी फीमेल दोस्त है उसने तुम्हारे बाबू को तुमसे छीन लिया और तुम अपने बाबू का वेट करती रही, मगर जो तुम्हारा बाबू है वो तुम्हारी दोस्त के साथ ही हमेशा मजे से रहता था। और उनके रिलेशनशिप के बारे में बाकी बंदों को भी पता है, मैंने बाकी बंदों से भी पूछा, उन्होंने बताया कि ये दोनों कपल हैं। और लैन भी बोलती है कि मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि मेन कैरेक्टर ने बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है। और कमीना असिस्टेंट भी बोलता है कि अच्छा तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम ये देखो। तभी हमारी लैन भी उस फोटो को देख के एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उस फोटो में लिखा रहता है, जहाँ पर हमारी प्रिंसेस बोलती है कि जिसे मैं लाइक करती हूँ मैं उसके साथ मैंने शादी कर ली है और जो मेरी लाइफ है वो अच्छे से कटे। और गाइस आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये मॉडल जमाना है। यहाँ पर उसने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था जो कि उसने ये सब कुछ लिखा था, ढेर सारे कमेंट भी रहते जो कि लैन भी पढ़ती है और वहाँ पर कमेंट में लिखा रहता है कि अरे यार तुमने तो शादी भी कर ली है, एक खूबसूरत औरत दूसरे खूबसूरत मर्द के साथ ही अच्छी लगती है। और ऐसे ही ढेर सारे कमेंट पढ़ रही होती है और मन में सोचते हुए बोलती है कि गुबो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, शायद वो मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता, वो मेरी पिछली लाइफ जो लैन थी उससे प्यार करता था। मैं तो बस एक मामूली सी कल्टीवेटर हूँ, मैं एक नॉर्मल प्रिंसेस की बराबरी कैसे कर सकती हूँ, मगर लेकिन तुमने मेरा हमेशा इतना ज्यादा ख्याल क्यों रखा, हमेशा इतना ज्यादा केयर क्यों किया जिससे मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा पागल हो गई तुम्हारे प्यार में। मोबाइल को वो वहीं पर फेंक देती और बोलती गुबो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। और कमीना असिस्टेंट भी बोलता है कि देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हुई कि तुम्हें पता चल गया उस कमीने मेन कैरेक्टर के बारे में कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। और असिस्टेंट भी बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम अभी भी उसके पीछे जाने वाली हो। और हमारी लैन भी बोलती है कि नहीं, जिया से बोल दो कि अब रोड जाने के लिए मेरी टिकट को बुक कर दे, कुछ टाइम के लिए मैं अकेला रहना चाहती हूँ। और कमीना असिस्टेंट भी बोलता है तुम किसी भी चीज की टेंशन मत लो, मैं सारी चीजों को तैयार करके रखूंगा। और जो कमीना असिस्टेंट रहता है वो भी एक इविल स्माइल देता है। आप लोगों को तो पता होगा इन दोनों के बीच में गलतफहमी हो चुकी है। और सीन कट होकर आता है प्रिंसेस की ओर, जहाँ पर प्रिंसेस भी बोलती है कि अरे यार मैं इतने जल्दी बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहती हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सब कुछ तुमने कर ही लिया है तो एक काम करो, सभी को छोड़कर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती और मेरे साथ रहो। तभी हमारी प्रिंसेस भी खुश हो जाती है और बोलती क्या सच में। प्रिंसेस भी बोलती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने शादी की फोटो ले ली है और मैं तुम्हारे साथ अभी जाकर रहने लगूँ तो देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हो जाएगी। और वैसे भी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुनिया में वापस लौटे और तुम जाकर मेरे अब्बाजान से बात करो और हमारी शादी वहाँ पर हो, क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मेरी एकदम रॉयल टाइप की शादी होनी चाहिए और इस दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें मुझे प्रपोज करना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है मैंने कुछ शेयर खरीदे थे जिसमें मैंने इन्वेस्ट किए थे, मैं उन्हें बेच के मेरे को ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे और उससे मैं अपना एक घर खरीदूंगा प्लस तुम्हारे लिए भी। और तुमने बोला है कि एक मोटर है जो कि बाकी बंदों को मार के उनका ब्लड अब्सॉर्ब करता है, तो ये सनी गॉड होगा, वो पक्का फिर से बाहर निकलेगा और दूसरे बंदे को शिकार बनाएगा। और युआंग यांग रेल्म बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है तो तुम मेरे साथ आ जाओ। और प्रिंसेस भी बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तभी देखती जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि ठीक है जल्दीबाजी से तो कोई भी काम मत करना। और हमारे प्रिंसेस भी बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गई, इतना बोल के वो भी उस पोर्टल के थ्रू चली जाती है। और इतने में हमारे मेन कैरेक्टर के फोन में एक मैसेज आता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, जो कि ली मांग का रहता है। और ली मांग भी बोलता है कि बड़े भैया तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आओ, जो मेरी बाबू है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। और सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद के जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता और बोलता है कि क्या हुआ। तभी देखते हैं जो ली मांग रहे तो वो भी रोते हुए बोलता है बड़े भैया जो ली हुए वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। आज सुबह अचानक से ल्यू के पेट में दर्द हुआ, उसने बोला कि वो हॉस्पिटल जा रही दवा लेने के लिए, मगर वो बिल्कुल भी वापस नहीं है। और जब मैंने उसे फोन लगाया तो किसी दूसरे ने उठाया और उस बंदे ने बोला है कि सुन बे चिकने, तेरी चिकनी हमारे पास में है और जल्दी से 3 मिलियन लेकर लोखंड वाले में आ जाना, और तूने पुलिस को बताया तो तुझे पता है कि तेरी चिकनी के साथ क्या होने वाला है। और ली मांग भी बोलता है कि हमने अभी अभी अपना नया नूडल शॉप खोला, उसमें सारे पैसे हमने लगा दिए और जहाँ तक कि 3 मिलियन की बात है, 3 मिलियन हम कहाँ से लाए, यहाँ तक कि हम अपने शॉप से 3000 भी नहीं ला सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है क्योंकि तुम इतना ज्यादा अमीर भी नहीं हो, मगर उन्होंने ल्यू को किडनैप किया और 3 मिलियन को तुमसे डिमांड किया। और ली मांग भी बोलता है कि बड़े भैया आपने बोला कि आपने स्टॉक मार्केट से 3 मिलियन आपने कमाया है, प्लीज आप मेरी मदद करो, मेरी ल्यू को बचा लो। मैं बहुत ज्यादा बेशरम हूँ, आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की मगर फिर से मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, तो प्लीज हमारी मदद कीजिए क्योंकि मेरे को ल्यू को बचाना, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं, एक बार आप ल्यू को बचा लो, मैं हमेशा आपका गुलाम बनकर रहूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे रहते हुए ल्यू को कुछ भी नहीं होने वाला है। और सीन कट होकर आता एक जगह की और जहाँ पर ल्यू को बांध कर रखा गया होता है, तभी वहाँ पर वांग आता, उसकी आंखों से वो पट्टी निकालता है और ल्यू भी वांग को देखते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तभी वांग भी बोलता है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ पर वही गुंडा आ जाता है और ल्यू को थप्पड़ मारते हुए बोलता है खुद के बच्चे तुझे क्या लगा, तुझे एक पावरफुल इंसान
दुकान का सपोर्ट मिल जाएगा तो तुम मुझसे बच जाएगी बिल्कुल भी नहीं। और वांग भी गुंडे से बोलता है कि 3 मिलियन में से मेरा हिस्सा मत भूलना। और लियो भी एकदम शौक होते हुए बोलते हैं कि 3 मिलियन तुम करना क्या चाहते हो। और वांग बोलता है कि टाइगर बॉस ने मुझे बताया है कि मेन क्रिएटर नाम का जो बंदा है उसने स्टॉक मार्केट से 3 मिलियन कमाया है। जैसे मेन क्रिएटर वहां पर आएगा और जैसे पैसे वहां पर रखेगा हमारे बताए हुए जगह पर, वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा क्योंकि हमने चारों तरफ एक्सप्लोजन लगा कर रख दिया है और अभी तक में तो वो मारा भी गया होगा। और वहां पर बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है और वांग से बोलता है कि वांग तुमने बहुत अच्छा प्लान दिया है तो तुम्हें मैं अच्छे से ट्रीट करूंगा। और लियो भी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था वांग तुम इसके साथ मिलकर एक इतना ज्यादा घटिया प्लान बनाओगे, भूलो मत इसने ही पहले तुम्हारी इतनी ज्यादा बुरी हालत की थी। और वांग भी बोलता है तुम्हें तो ऐसा लगता होगा कि मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए और मेरे सारे पैसे डूब गए और मैं यहाँ से भाग गया है ना। और हमारी लियो भी बोलती तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, सच बताओ तो मेरे पैसे कभी डूबे नहीं थे, मेरे को बहुत ज्यादा पैसे मिले थे, मेरे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, मैं बहुत ज्यादा अमीर बन गया था, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था और मेरे पास तो अब पैसे भी आ गए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई अनपढ़ लड़की मेरे साथ रहे और मेरी बीवी बने, इसीलिए मैंने तुम्हें टाइगर बॉस को भेज दिया था। मुझे पता था कि तुम मेरी बात कभी भी नहीं मानने वाली हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ निकल जाओ क्योंकि तुम मेरा कर्ज उतारने के लिए रात दिन बराबर तुम काम करती रही। जब मैं तुमसे मिला दोबारा तो मुझे लगा नहीं था कि मैं दोबारा तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा और पैसे कमा पाऊंगा तुमसे। और लियो भी बोलती कमीने वांग मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, इतना बोल के वो भी अटैक करती है, मगर देखती इतने में जो गुंडा रहता है वो भी अपने पैर से अटैक करता है और वांग को दूर फेंक देता है और बोलता है कि तू बदबूदार लड़की, तू अभी मरने के कगार में खड़ी हुई मगर फिर भी तू लड़ रही है हमसे। और वांग भी बोलता है कि उसे मारना बंद करो, उसे जान से मत मारना। तभी देखिए जो गुंडा रहता है वो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें दुख हो रहा है क्या। और वांग भी बोलता है कि नहीं ये प्रेग्नेंट है, तुमने इसे मारा तो इसके साथ इसका बच्चा भी मारा जाएगा, तो ये हमारे लिए किसी काम के नहीं रह जाएंगे। और ये बातें सुन के हमारी जो लियो रहती है वो भी एकदम शौक हो जाती है और जो वांग रहता है वो भी बोलता है कि चिंता मत करो, अब तुम्हें वहां पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लिया है। और जो वांग रहता है वो भी एक चुटकी बजाता है, जो दोनों गुंडे रहते हैं वो भी लियो को पकड़ लेते हैं और स्ट्रेचर में लटा देते हैं। तभी जो लियो रहती है वो बोलती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। और वांग भी बोलता है लियो से कि बस कुछ नहीं, बस तुम्हारे ऑर्गन निकाल के मैं अच्छी कीमत में बेचूंगा। और वांग भी बोलता है कि आई एम सॉरी तुम्हारे बच्चे के भी ऑर्गन हम नहीं बेच पाएंगे, तो तुम्हारा जो बच्चा है वो मारा जाएगा। और जो वांग रहता है वो भी नाइफ उठा लेता है और जो लियो रहते वो भी बोलते है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरे बच्चे को भी। और वहाँ पर दरवाजा तोड़ के हमारे हीरो को भी एंट्री होती है, जो कि देख के वांग भी एकदम शॉक हो जाता है और वहाँ पर एक अटैक होता है जिससे वांग भी जाकर दूर गिरता है और बाकी जो गुंडे रहते हैं उनकी भी काफी ज्यादा बैंड बज जाती है। और ली मांग में लियो से बोलता है कि आई एम सॉरी मुझे बहुत ज्यादा देर हो गया, मगर देखो मैं सही टाइम में आकर तुम्हें बचा लिया। जो लियो रहती है वो भी हमारे ली मांग के गले लग जाती है और बोलते है कि मुझे डर था कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगा इसकी बात। हमारा मेन कैरेक्टर ने भी सारे गुंडों को वहीं पर बैंड बजा कर रख दी होती है। तभी देखिए जो उनका बॉस रहता है यानी गुंडा रहता है वो भी बोलता है कि मेन कैरेक्टर के बच्चे तो जिंदा कैसे बचा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बॉस से बोलता है अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कैसे कर पाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बॉस और वांग को वहीं पर रस्से से लटका देता और वांग भी बोलता है कि मुझे नीचे उतारो। जो लियो रहते वो भी ली मांग के गले लग जाती है और बोलते कि सही टाइम पर आकर तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मारी जाती। लियो भी बोलती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी देखिए जो ली मांग रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर की वजह से मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे स्टॉक मार्केट से 3 मिलियन का प्रॉफिट हुआ और उसके बाद तुम्हारा किडनैपिंग भी हो गया और फिरौती के तौर पे 3 मिलियन मुझसे मांगा गया। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस दुनिया के सिर्फ एक ही चीज का फायदा है कि जहाँ से तुम लापता हुए वहाँ की जो कैमरा है वहाँ से कैमरे से तुम पता कर सकते हो। लीमांग बोलता है कि हमने हॉस्पिटल में गए और वहाँ का जो सीसीटीवी यानी जो कैमरा था वहाँ से हमने पता लगाया और जो गुंडे के बंदे थे वो भी वहाँ पर थे। तो मेन कैरेक्टर ने अनुमान लगा लिया कि पक्का ये गुंडे का काम होगा। और वांग भी बोलते कि अच्छा तुम वही हो जिस लड़की को मैंने छोड़ दिया था, तुमने उस लड़की को अपनी बीवी बना ली और अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हो। ये कितनी अफसोस की बात है कि लियो ने तुम्हारे साथ शादी की मगर वो मेरे बारे में सोच रही थी, नहीं तो वो मेरे बारे में नहीं सोचती तो मेरे साथ होटल में बिल्कुल भी नहीं चलती। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने पैरों से अटैक करता है और बोलता है कुत्ते बकवास करना बंद कर। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी जान होगी, तुम ये बकवास बातें बोलोगी, लगता है कि मैंने अच्छे से तुम्हारी कुटाई नहीं की। और वांग भी वहाँ पर खांसने लगता और अपने पीछे एक चाकू निकाल लेता और अपने रस्सी को काटने लगता है। और लियो भी बोलती है हमारी ली मांग से कि उसकी बकवास बातों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना, उसने बोला कि वो मेरे पैसे लौटाने वाला इसीलिए मैं उसके साथ चली गई थी। और ली मांग भी बोलता है कि मुझे विश्वास है, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं किया। और लियो भी बोलते है कि ये कमीना तो मेरे सोच से भी ज्यादा बहुत ज्यादा कमीना निकल चुका है, ये तो बाकी बंदों को ऑर्गन भी निकाल के बेचता है, तो जल्दी से पुलिस के इसके हवाले कर दो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो वैसे भी ये छोटे मोटे बदमाश है, इन्हें तो मैं ही हैंडल कर लूंगा। और जो गुंडा रहते वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते है कि तुम करना क्या चाहते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर गुंडे से बोलता है कि तुम्हारे जो ऑर्गन है वो बहुत ज्यादा कीमती है और इससे मेरे को ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे, तो चलो मुझे तुम्हारा यूज करने दो। और जो छोटे मोटे गुंडे रहते वो भी एकदम डर जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम दोबारा ऐसे करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी वांग की ओर बढ़ने लगता और बोलता तुम्हारे मुंह से एकदम गटर जैसी बदबू आती थी, चलो सबसे पहले मैं तुमसे शुरुआत करता हूँ। और वांग भी चिल्लाता कि प्लीज मेरे पास मत आओ। और वांग भी ली से
बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और ये भी मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। प्लीज अपने पुराने प्यार के लिए मुझे छोड़ दो। और लियो भी वांग को थप्पड़ मारते हुए बोलता ही है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे दिल को कुत्ते को खिलाना चाहती हूँ। जिससे वांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो भी अपने रस्सी को वहीं पर काट लेता है और लियो को वहीं पर पकड़ लेता है। और इधर जो ली मांग रहे थे वो भी चिल्लाता है कि प्लीज लियो को कुछ भी मत करना। तभी देखते जो वांग रहे थे वो बोलता है कि मेरे पास कोई भी मत आना, नहीं तो मैं इसकी जान निकाल लूंगा। और गुंडा भी बोलता है कि वांग मेरे भाई जल्दी से मेरी भी मदद कर और मेरी रस्सियां खोल दे। और वांग भी बोलता है कि चल बे कुत्ते, मैं तेरी मदद क्यों करूंगा, वैसे भी मुझे अपने आप को बचाना है, तू अपना देख ले। और लियो भी वांग से बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कुत्ते की मौत मरोगे। और वांग भी बोलते हैं कि सच में तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, हमेशा तुम मेरे इस्तेमाल में आ जाते हो, यानी हमेशा मैं तुम्हारा यूज कर पाता हूँ। एक बार मैं इन दोनों बेवकूफ को मार दूं, उसके बाद मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। और वांग भी बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये लड़की यहाँ से जान से मारी जाए, तो तुम दोनों वहीं पर खड़े हो जाओ। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। और लियो भी बोलते कि उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना। और वांग भी बोलता है कि चुप हो जाओ, क्या तुम्हें मरने का शौक है? और देखिए वांग के पीछे से कोई से डंडे से मारता है, जिससे जो वांग रहता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और देखिए ये हमारा ली मांग का दोस्त रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर और ली मांग भी देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते कि मेरा दोस्त। और सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो पुलिस रहती है वो भी गुंडे और प्लस जो वांग है उसे भी पकड़ लेती है। और जो पुलिस रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि थैंक यू, आपने हमारे इस वांग को पकड़ने में मदद की। ये वांग बहुत बुरे बुरे काम करता है जो कि हमारे पास सबूत नहीं था, और हमेशा हम इसे पकड़ने की कोशिश करते मगर ये हमेशा हमारे हाथों से निकल जाता था। और जो ली रहती वो भी हमारे ली मांग के दोस्त से बोलते है कि झांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ली मांग भी बोलता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि लियो का किडनैपिंग हो चुका है? और झांग भी बोलता है कि लकली मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और ली मांग भी अपने दोस्त से बोलता है कि सचमुच यार, बस तू यहाँ से गुजर रहा था? और झांग भी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं नीचे खाना खाने के लिए जा रहा था, तुम और मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कहीं तो जा रहे थे, तो मुझे गड़बड़ लगा, इसलिए मैंने तुम दोनों का पीछा किया और मैं यहाँ पर आ गया। और लियो भी बोलती कि मुझे लगा नहीं था कितनी बड़ी मुसीबत में तुम हमारे लिए काम आओगे, एकदम तुम हमारी माँ जैसी हो। तभी जो हमारा ली मांग का दोस्त रहता है वो बोलता है कि हाँ, तुमने सही बोला। और बोलता है कि रुको एक मिनट, तुमने किसे माँ बोला? मैं बिल्कुल भी तुम्हारी माँ वाँ नहीं हूँ। और लियो भी बोलते हैं कि हाँ, तुम माँ नहीं हो मगर इस बच्चे के गॉड फादर तो हो। और जो झांग रहता है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि गॉड फादर? और ली मांग भी बोलता है कि हाँ, तुमने लियो की जान बचाई और प्लस उसके बच्चे की भी जान बचाई। जो हमारा बच्चा है वो तुम्हें गॉड फादर की तरह ही पहचानना चाहता है। और झांग भी ली मांग से बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं कभी भी तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगा और प्लस मैं अपना कभी भी चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, मगर गॉड फादर मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है चलो भी अब गुस्सा छोड़ भी दो, वैसे भी गुस्सा करने का कोई भी फायदा नहीं है। और मैंने वांग को पकड़ाया तो जो पुलिस उसने कुछ बोनस के तौर पे हमें पैसे दिए, तो चलो आज हम एंजॉय करते हैं। और सीन कट होकर आता है युआंग यांग रेलमी की ओर, जहाँ पर हमारे प्रिंसेस भी आ जाती है और मन में सोचते हुए बोलती है कि अब मुझे अंदर जाना चाहिए।